उर्वरक में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बड़ी उपलब्धि। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, नैनो डीएपी उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों को होगा अत्यधिक लाभ। G20 बैठकों के हिस्से के रूप में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर 2 दिवसीय बैठक सोमवार से हैदराबाद में होगी। बैठक से इतर ग्लोबल साउथ के उभरते हुए देशों के बीच ज्ञान और अनुभवों के आदान प्रदान पर समूह सत्र का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का किया शुभारंभ। योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने योजना के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का किया है प्रस्ताव। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भारत अमेरिका को एक दूसरे का पक्का साझेदार बताया। कहा, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, आतंकवाद का मुकाबला करना हो या महत्वपूर्ण व्यापार संबंध, अमेरिका भारत एक दूसरे के साझेदार हैं। ईरान अपने यहां 3 अघोषित स्थलों पर पाए गए यूरेनियम कणों की लंबे समय से रुकी हुई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जांच में सहयोग के लिए हुआ तैयार। ईरान एजेंसी को अधिक जानकारी मुहैया करने के साथ साथ पहुंच भी प्रदान करेगा। वुमेन प्रीमियर लीग में आज होंगे 2 मुकाबले। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल से, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही। मनसुख मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है। मनसुख मांडविया ने कहा कि इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफ्को द्वारा किया जाएगा और ये देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की आज 106वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं एक उल्लेखनीय नेता बीजू बाबू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका व्यक्तित्व गतिशील और बहुआयामी था। उन्होंने ओडिशा की प्रगति में अद्वितीय योगदान दिया। आपातकाल से लड़ने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। और वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डकोटा विमान का सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनावरण किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रतिष्ठित डकोटा विमान ओडिशा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक द्वारा स्थापित तत्कालीन कलिंगा एयरलाइंस का हिस्सा था। देश भर में G20 बैठकों के क्रम में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी विषय पर कल से हैदराबाद में 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक से पहले शनिवार को भारत और वैश्विक दक्षिण साझा भविष्य के लिए एक दृष्टि विषय पर चिंतन हुआ। G20 में भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने संबोधन में कहा कि भारत G20 सहित सभी देशों के साथ बेहतरीन नीतियों और अनुभवों को साझा करने के लिए तैयार है, ताकि दुनिया के देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सके। उन्होंने डिजिटल डिवाइड को कम करने की जरूरत पर बल दिया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष देश से वस्तु और सेवा निर्यात बढ़कर $750 अरब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक का कुल निर्यात पिछले वर्ष वित्त वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है। गोयल ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद में कहा कि संधारणीयता और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर भारत आने वाले समय में निर्यात बढ़ा सकता है।
उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास कर रही है और अब तक 440 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए जा चुके हैं। गोयल ने कहा कि अगले 2 वर्षों में सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या बढ़ाकर 2000 तक करेगी ताकि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि देश में व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। गोयल ने यह भी कहा कि खासकर सेमीकंडक्टर में निवेश के लिए कई कंपनियां सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की दोबारा जीत के बाद राज्य में नई सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। आज नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। दोनों नेता भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य में सरकार गठन को लेकर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पद और अन्य पदों के लिए भाजपा आलाकमान से बात होगी। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शनिवार को पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 7 मार्च को 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। 4 बार के मुख्यमंत्री रियो ने कोहिमा स्थित राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले एनडीपीपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से नेफ्यू रियो को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। रियो की एनडीपीपी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने 12 सीटें जीती हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली में आज हुमायूं के मकबरे के सामने सुंदर नर्सरी में केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने हेल्थ हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से जुड़े अधिकारी और टीम ने सुंदर नर्सरी का हेरिटेज वॉक किया। इस कार्यक्रम का नाम जन औषधि विरासत के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक रखा गया। मौका जन औषधि दिवस के 5वें दिन का भी है जब इस आयोजन को रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज पंजाब के पटियाला में नीट पीजी परीक्षा केंद्र का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मनसुख मंडाविया ने छात्रों के परिजनों से भी मुलाकात की। मनसुख मंडाविया ने कहा कि छात्रों के परिजन परीक्षा केंद्र पर की गई व्यवस्था से संतुष्ट व प्रसन्न दिखाई दिए। मनसुख मंडाविया ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। देश में नीट पीजी की एग्ज़ाम चल रही है। एग्ज़ाम के बारे में पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उसका क्या ओपिनियन है, ये भी बहुत आवश्यक होता है। मुझे अच्छा लगा, कई पेरेंट्स ने मेरे साथ बातचीत की। मैंने सभी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भुवनेश्वर में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में किरण रिजिजू ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल भारत की न्यायपालिका की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकता है। That is why we proudly claim that we are the mother of the democracy in the world. India is truly the mother of democracy. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोहत्या को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। बेंच ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा है कि गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। पीठ ने केंद्र सरकार से गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और इसे संरक्षित पशु घोषित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून बनाने के लिए भी कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शमीन अहमद ने एक मवेशी की हत्या के आरोपी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जस्टिस अहमद ने कहा कि हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, जो मानता है कि गाय की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि ये दैवीय और प्राकृतिक भलाई का प्रतिनिधित्व करती है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि वो अदालत का सम्मान करते हैं और गोहत्या पर अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है और व्यक्तिगत तौर से मैं स्वागत करता हूं। और केंद्र सरकार को क्या करना है पूरे देश की जो स्थिति है उसके क्रम में और कैसे करना है वो केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि फैसले का मतलब हृदय से स्वागत है। पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 कल शुरू होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से नौसेना कमांडर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संस्थागत स्तर पर विचार विमर्श करेंगे।
कमांडर सम्मेलन का पहला चरण पहली बार स्वदेश में निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत में समुद्र में आयोजित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले दिन INS विक्रांत पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और भारतीय सेना और वायुसेना के प्रमुख भी अगले दिन नौसेना कमांडरों से बातचीत करेंगे। नौसेना प्रमुख अन्य कमांडरों के साथ पिछले 6 महीने में नौसेना की ओर से शुरू की गई संचालन और प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। भविष्य की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान नौसेना कमांडरों को अग्निपथ योजना की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया जाएगा। ये योजना पिछले वर्ष नवंबर में लागू की गई थी। सिकंदराबाद के कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में जनरल रावत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यंग ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के 2 दिवसीय उद्घाटन संस्करण में ऑस्ट्रेलिया और भारत के 15 अधिकारियों ने भाग लिया। रियर एडमिरल संजय दत्त ने अधिकारियों को आपसी समझ विकसित करने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों को सामूहिक रूप से सामना करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश में अब EV की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और न ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पूर्व में जारी एक अधिसूचना को संशोधित कर दिया है। इसके अंतर्गत 3 साल तक का टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। वहीं प्रदेश में ही निर्मित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर यह छूट 5 साल तक मान्य होगी। सरकार की ओर से सभी जनपदों के RTO को भी तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। धन की कमी से जूझ रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए वित्त मंत्रालय का स्वामी फंड बड़ी राहत के तौर पर उभरा है। स्वामी फंड से अब तक 20,500 से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है और अगले 3 साल में 81,000 नए घर बनने का अनुमान है। रियल एस्टेट सेक्टर के विशेषज्ञों के मुताबिक स्वामी फंड रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में वरदान साबित हुआ है। स्वामी फंड मेरा मानना है कि वरदान रहा है, खास करके उन प्रोजेक्टों के लिए जो स्टक रही हैं और जो लॉटीज हैं जिनमें इन प्रोजेक्टों में स्टक रहे हैं उनके लिए। ये एक लास्ट मिनट और लास्ट माइल फंडिंग है जो जहां प्रोजेक्ट्स स्टक रही हैं और जिनमें काम नहीं हो रहा है और प्रमोटर उनको पूर्ण कर नहीं पा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह, मेरे ख्याल से ये एक ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हद तक अपना फुलफिल कर रहा है। ओवरऑल अगर देखें प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली है और काफ़ी स्टक प्रोजेक्ट्स इस मैकेनिज्म के थ्रू बाहर निकल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में मेगा वॉकाथॉन कार्यक्रम वॉक फॉर हेल्थ का आयोजन किया। ये कार्यक्रम विजय चौक से शुरू होकर निर्माण भवन में संपन्न हुआ। इस वॉकाथन में 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। देश भर के जिला मुख्यालयों पर स्वस्थ महिला स्वस्थ भारत की थीम के तहत साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया जा रहा है। ये स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने वाले अभियान स्वस्थ मन स्वस्थ घर के हिस्से के रूप में की जा रही पहल है। एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर स्थित मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रहे कमलेश सिंह प्रधान के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस व प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अवैध रूप से बने इस मकान को गिराने के लिए गाजीपुर के डीएम ने मई 2022 में आदेश जारी किए थे। हालांकि कमलेश सिंह प्रधान की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बने इस मकान के निर्माण में न केवल मानकों का उल्लंघन किया गया है बल्कि बिना नक्शा पास कराए इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई।
जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के प्रति सुरक्षा बलों के संकल्प के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगातार कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान राज्य में और अधिक आतंकवादियों और हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश कर रहा है। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास नशीले पदार्थों के एक तस्कर के घर से 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और गोला बारूद की बरामदगी को एक बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए व्यापक कार्रवाई कर रहे हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस ने भूमिगत और ओवरग्राउंड चैनलों की मदद से घुसपैठ को नियंत्रित किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम ने कल देर रात कुतुब मीनार के पास एक एनकाउंटर के दौरान नीरज नाम के एक वांछित अपराधी को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अपराधी के खिलाफ करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में भूमिगत पानी की पाइपलाइन फटने की घटना कैमरे में कैद हुई है। चौंकाने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी जमीन फाड़कर स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहा है। दरअसल यहां शनिवार को सड़क के बीचों बीच पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से सड़कें खुल गईं और स्कूटर सवार एक महिला पानी के तेज बहाव में फंस गई। घटना यवतमाल विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी के पास हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन के नीचे से जबरदस्ती पानी फूटने के बाद सड़क धंस गई है। घटना के बाद इलाके में पानी भर गया। उत्तरकाशी में शनिवार देर रात एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल इस दौरान किसी तरह के जानमाल की कोई सूचना नहीं है। पहला झटका रात 12:40 पर, दूसरा झटका 12:45 पर व तीसरा झटका 1:01 पर महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 12:45 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.5 थी, जिसका केंद्र तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत सिरोर के जंगल में बताया जा रहा है। भूकंप से कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया। कर्नाटक ने 54 वर्ष बाद ये खिताब जीता है। मेघालय की टीम पहली बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची थी। प्लेऑफ मैच में सर्विसेज ने पंजाब को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। वुमेन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। दोनों ही टीमों के पास सुपरस्टार कप्तान हैं। रॉयल चैलेंजर्स की कप्तानी स्मृति मंधाना के हाथ में है। मंधाना WPL ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी रही थीं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की कमान ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग के हाथ में है। एक हफ्ते पहले ही लैनिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 6ठी बार T20 विश्व कप जितवाया था। और वहीं वुमेन प्रीमियर लीग में आज दिन के दूसरे मुकाबले में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स आमने सामने होंगे। गुजरात जायंट्स को पहले मैच में मुंबई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई के खिलाफ हुए मैच में गुजरात की पारी के पहले ही ओवर में उनकी कप्तान बेथ मुनी के घुटने में चोट लग गई थी। वॉरियर्स की कप्तानी एलिसा हीली कर रही हैं। और होली बिल्कुल करीब है तो होली की बात करते हैं। ब्रज में होली की धूम मची हुई है। हर कोई भगवान राधा कृष्ण के प्रेम स्वरूप खेली जाने वाली इस होली के रंग में रंगना चाहता है। होली की इस मस्ती में विदेशी श्रद्धालु भी खुद को डूबने से नहीं रोक पाए। विदेशी भक्तों ने वृंदावन में जमकर फूलों की होली खेली। मेरठ की जेल में बंदियों द्वारा हर्बल गुलाल बनाया गया है। चुकंदर, पालक, गेंदे और गुलाब के फूलों को मिश्रित करके हर्बल गुलाल बनाया गया है। मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि इस गुलाल से त्वचा पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस बार सभी कैदी और अधिकारी इसी गुलाल से होली खेलेंगे।
और वहीं महाराष्ट्र के नासिक में होली से पहले कलाकार महाराष्ट्र की अनूठी फूल जैसी संरचना वाली मिठाई बना रहे हैं। इन मिठाइयों को बनाने वाले एक कलाकार ने बताया कि फूल जैसी मिठाई को हर गंगन कहते हैं और इन्हें विशेष रूप से होली के दिन इस्तेमाल किया जाता है। ये मिठाई दिखने में ज़रूर फूल जैसी लगती है, लेकिन इसे खाया जाता है। इनमें शक्कर, नींबू और रंग होता है। तो हम बात कर रहे हैं मिठाइयों की, तो भारत में मिठाइयाँ हर त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। सेवई पारंपरिक रूप से ईद पर तैयार की जाती है, उसी तरह गुजिया होली के पर्व की खासियत है। त्योहार से पहले लखनऊ के एक दुकान ने मीठी डिश को अनोखा मोड़ देते हुए बाहुबली गुजिया बनाया है। यही नहीं, दुकान ने 1.5 किलो वजनी विशाल बाहुबली गुजिया खाने की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। गुजिया का आकार करीब 14 इंच है। आमतौर से एक गुजिया 4 इंच लंबी होती है। गुजिया में बादाम, पिस्ता, खोया, चीनी और केसर भरा गया है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं काशी की ओर। प्राचीन नगरी काशी अनोखे आयोजनों और परंपराओं के लिए विख्यात है। रंग भरी एकादशी के अगले दिन शनिवार को एक ऐसा आयोजन हुआ जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। मणिकर्णिका घाट पर लोगों ने चिता भस्म के साथ होली का त्योहार मनाया। एक तरफ चिताएं धधकती रहीं तो दूसरी ओर बुझी चिताओं की भस्म से जमकर साधु संत और भक्त होली खेलने में रमे रहे। ढोल, मजीरे और डमरुओं की थाप के बीच भक्तगण जमकर झूमे और हर हर महादेव के उद्घोष से महाशमशान गूंजता रहा। मान्यता है कि गौना कराने के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ ने महाशमशान पर अपने गणों के साथ होली खेली थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।